हेलो दोस्तों, आज हम लोग नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना। यह अनुच्छेद या संविधान के भाग दो में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसका वर्णन किया गया है। इसके पहले हम लोगों ने चर्चा किया था संविधान के भाग एक के बारे में। भाग एक में क्या है, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है ना। संविधान के भाग एक में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का वर्णन है और यह संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में है। ठीक है ना। तो जो संविधान का भाग एक है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो जब हम भाग 2 में आते हैं तो नागरिकता से संबंधित चर्चा की गई है और यह अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। अब देखिए अनुच्छेद 5 क्या बोलता है। अनुच्छेद 5 है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, जब हमारा संविधान बना तो उस समय जो नागरिकता दिया गया तो उसके प्रारंभ से जो नागरिकता प्रदान की गई उससे संबंधित चर्चा की गई है अनुच्छेद 5 में। उसके बाद में अनुच्छेद 6 क्या कहता है। अनुच्छेद है कि पाकिस्तान से जो भारत आए उस समय तो उनके बारे में, ठीक है ना, उनके बारे में नागरिकता की चर्चा की गई है। और अनुच्छेद 7 जो है, जो भारत से पाकिस्तान के लिए जो लोग गए उनके बारे में जो नागरिकता की व्यवस्था की गई है उससे संबंधित है। उसके बाद में अनुच्छेद 8, 9, 10 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अनुच्छेद 11 है कि संसद को अधिकार देता है कि यह नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। ठीक है ना, विनियमन कर सकती है। उसके बाद में भारत में जो किस प्रकार की नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता है जबकि यूएसए में दोहरी नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब क्या है। एकल नागरिकता का मतलब हुआ कि अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग यहाँ पर नागरिकता लेने की ज़रूरत नहीं है। पूरे भारतवर्ष में एक ही प्रकार की नागरिकता है। आप भारतवर्ष के नागरिक हैं, यानी कि आप सभी राज्यों के नागरिक हैं। ठीक है। अब अक्सर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि विदेशी नागरिकों को कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं और भारतीय नागरिकों को। ठीक है ना। तो देखिए, भारतीय नागरिकों को जो मूल अधिकार प्राप्त हैं वो जितने भी मूल अधिकार हैं, पहले तो ये बताइए कि जो मूल अधिकार है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इसका वर्णन है। ठीक है ना। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इसका वर्णन है मूल अधिकार का। तो जो भी मूल अधिकार है वो सारे के सारे भारतीय नागरिकों को प्राप्त होंगे, लेकिन कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो कि केवल विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। ठीक है ना, विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। तो यहाँ पे देखिए, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, तो जो 15, 16, 19, 29 और 30 है, ये जो मूल अधिकार है विदेशी नागरिकों को नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है विदेशी नागरिकों को जो मूल अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है, तो ये जो मूल अधिकार है ऐसा नहीं कि केवल विदेशी नागरिकों को प्राप्त होंगे, ये जो है यहाँ के नागरिकों को भी प्राप्त होंगे। लेकिन जो यहाँ के नागरिक एक्सक्लूसिवली जो ये वाले अनुच्छेद हैं 15, 16, 19 और 29, ये केवल और केवल यहाँ के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ये ध्यान में रखना है। ठीक है ना। तो चलिए हम चर्चा करते हैं कि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त जो मूल अधिकार हैं क्यों ऐसा है कि केवल यहीं के नागरिकों को प्रदान किया गया है, विदेशी नागरिकों को क्यों नहीं प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद जो 15 है, अनुच्छेद 15 क्या कहता है। आप लोग जब मूल अधिकार का जो हमारा वीडियो है प्लेलिस्ट में जाकर के, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है ना। तो वहाँ पे अनुच्छेद 15 है, वहाँ पे चर्चा की गई है। जो अनुच्छेद 15 है, यह जो है अनुच्छेद 15 जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। ठीक है ना। जन्म, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी विभेद नहीं करता है। तो ये बताइए कि अगर विदेशी नागरिकों को भी इसमें शामिल कर लिया गया तो यह कहीं ना कहीं भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता के लिए यह घातक सिद्ध होगा। इसलिए जो अनुच्छेद 15 है विदेशी नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है। ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए अनुच्छेद 16 में है नियोजन लोक नियोजन में अवसर की समानता। अब ये बताइए जो नौकरी वगैरह है उसमें विदेशी नागरिकों को हम थोड़ी ना नौकरी दे सकते हैं, वहाँ उनको थोड़ी ना इक्वल। हालांकि हम कुछ विदेशी नागरिकों को हम नौकरी भी देते हैं, जैसे कि नेपाल और भूटान के लोगों को, लेकिन वो कुछ सीमित मात्रा में। ऐसा नहीं कि हम किसी भी देश के लोगों को हम यहाँ नौकरी दे दें। तो इसलिए जो आप समझ सकते हैं, जब अगर आपको मूल अधिकार के बारे में अगर स्पष्ट है
आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से मूल अधिकार किसको दिए जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद में अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19 है, यह स्वतंत्रता का अधिकार है। अब किस प्रकार की स्वतंत्रता? बात मतलब अपना बात रखने की स्वतंत्रता, है ना, सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, विचरण करने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार मतलब जीविकोपार्जन करने की स्वतंत्रता। तो मान लीजिए कि सभा और संघ बनाने की स्वतंत्रता अगर विदेशी नागरिकों को दे दिया गया भारत में, तो फिर वो भी तो मतलब वो कहीं ना कहीं भारत की एकता और अखंडता के लिए वो भी घातक सिद्ध होगा कि नहीं होगा। इसलिए जो अनुच्छेद 19 है केवल और केवल भारतीय नागरिकों को दिया गया है, न कि विदेशी नागरिकों को, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए। अनुच्छेद 15 क्यों? क्योंकि ये भी मतलब धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करता है। अगर हम विदेशी नागरिकों से विभेद नहीं करेंगे तो भाई कहीं ना कहीं वो तो घातक सिद्ध होगा, है ना, घातक सिद्ध होगा कि नहीं। और अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन में समानता की बात करता है। तो ऐसा नहीं कि हम किसी भी देश के लोगों को यहाँ पे हम नियोजन में ला देंगे, मतलब कहीं किसी भी देश के लोगों को हम नौकरी दे देंगे, ठीक है। अब उसके बाद में अनुच्छेद 29 और 30, अनुच्छेद 29 और 30 है, यह क्या कहता है? पहले आइए अनुच्छेद 29 की हम चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 29 जो है यह अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा करता है, ठीक है। तो अल्पसंख्यक, यहाँ के जो अल्पसंख्यक है उनके हितों की रक्षा करता है, ना कि विदेश से कोई आया और वो अल्पसंख्यक है तो उसको भी यह अधिकार प्राप्त होगा, नहीं, यह नहीं होगा। उसके बाद में अनुच्छेद 30 जो है, अनुच्छेद 30 क्या कहता है? शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के संबंध में, ठीक है ना। जो शिक्षण संस्थान है मतलब कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, स्पेशली जो कि अल्पसंख्यकों का जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसकी स्थापना से संबंधित जो संरक्षण है उसके बारे में चर्चा करता है। तो कहने का मतलब अनुच्छेद 29 और 30 दोनों के दोनों अल्पसंख्यकों से संबंधित है। तो यह केवल यहाँ के अल्पसंख्यकों को मिलेगा, ना कि विदेशियों को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में आ जाइए, अब हम चर्चा करते हैं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, ठीक है ना। तो केवल ये नहीं है कि जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है यहाँ के नागरिकों को प्राप्त नहीं होंगे, ऐसा नहीं है, यहाँ के नागरिकों को भी वो मिलेगा। तो अनुच्छेद 14, ठीक है ना, अनुच्छेद 14 जो है विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? आप देखिए पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जा कर के जो मौलिक अधिकार है, संविधान का जो मौलिक अधिकार है उसकी चर्चा की गई है, उसको देख लीजिए। उसमें अनुच्छेद 14 के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद जो 14 है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार है, मतलब कि कानून के नज़र में सब लोग बराबर होंगे। अब मान लीजिए कि कोई विदेशी नागरिक यहाँ पे घूमने आया और आप उसका मर्डर कर देते हैं या उसको मार देते हैं या उसका कुछ ना कुछ उसको क्षति पहुँचाते हैं, तो कानून आपको दंडित करेगा। यानी कि कानून के समक्ष वो भी समान है और आप भी समान है। ये नहीं कि आप भारतीय नागरिक हैं तो यहाँ पे आप मनमाने करेंगे किसी विदेशी के साथ में, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यह विदेशियों को भी प्राप्त है। उसके बाद में अनुच्छेद 20 जो है विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। और अनुच्छेद 20 क्या है? तो अनुच्छेद 20 यह कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, मतलब कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। तो दोष सिद्धि का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को क्यों मिलेगा? विदेशी नागरिकों को भी मिलेगा, है ना। उसके बाद में अनुच्छेद 21 है जो कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है ना, मतलब कि जीने की स्वतंत्रता। तो ऐसा थोड़ी कि आप यहाँ के नागरिक हैं तो आप ही केवल आपको ही जीने का अधिकार है और विदेशी नागरिकों को जीने का अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए जो अनुच्छेद 21 है वो विदेशियों को भी प्राप्त है। और अनुच्छेद 21A जो है, इसमें क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, अनुच्छेद 21A जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की बात करता है, जो कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है। तो अगर कोई विदेशी नागरिक है उसके बच्चे यहाँ पे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो उसको भी ये अधिकार प्राप्त होगा, ठीक है। उसके बाद में आ जाइए अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 कहता है कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निवारक निरोध के खिलाफ संरक्षण, मतलब कि आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसके खिलाफ आपको कुछ संरक्षण दिया गया, आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो ये अधिकार आपको यहाँ के नागरिकों को भी प्राप्त होगा और विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त होगा, ठीक है ना। उसके बाद में अनुच्छेद 23 और 24, देखिए ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यह शोषण के विरुद्ध अधिकार है।
इसमें है अनुच्छेद 23 में क्या है, अनुच्छेद 23 में है कि जैसे किसी से बलात् श्रम नहीं करा सकते, है ना, ठीक है ना। और अनुच्छेद 24 क्या है कि 14 वर्ष से नीचे के बच्चों को आप मतलब किसी फैक्ट्री में, किसी मतलब कोई खतरनाक काम में नहीं लगा सकते। तो अनुच्छेद 23 और 24 ये है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा करता है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, तो जो विदेशी नागरिक है उनका भी आप शोषण नहीं कर सकते, तो उनको भी प्राप्त हो गया अनुच्छेद 23 और 24, और यहाँ के नागरिकों को भी प्राप्त हो गया। तो ये समझ गए। उसके बाद में अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है हमारा संविधान। हमारा संविधान जो है, हमारे संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ के लोगों को ही धार्मिक स्वतंत्रता मिलेगा, यहीं के लोग अपने अपने हिसाब से धर्म को मानेंगे। विदेशी नागरिक है, अगर विदेश से कोई ईसाई आया है यहाँ पे घूमने, ऐसा थोड़ी है कि उसको हम बोलेंगे भाई तुम अपना ईसाई धर्म मत मानो, नहीं, ऐसा नहीं है। तो उनको भी धार्मिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं, इसको मिटा देते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, महान्यायवादी, राज्यपाल, महाधिवक्ता जैसे प्रमुख पदों पर केवल भारतीय नागरिकों की ही नियुक्ति की जा सकती है। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये जो बड़े बड़े पोस्ट हैं इस पर केवल भारतीय नागरिकों की ही नियुक्ति की जाएगी। अब हम आगे चर्चा करते हैं। इसमें देखिए, केवल भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति, मतलब कि जो नेचुरल पर्सन है, उसी को नागरिकता दी जाती है। विधिक व्यक्तियों जैसे कि कोई कंपनी है, निगम है, इन लोगों को नागरिकता नहीं दी जाती है, ठीक है ना। तो केवल प्राकृतिक व्यक्ति को नागरिकता यहाँ दी जाती है, विधिक व्यक्ति को नागरिकता नहीं दी जाती है, ठीक है ना, नहीं। उसके बाद में नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत आप नागरिकता किस प्रकार से अर्जन कर सकते हैं, आपको नागरिकता किस प्रकार से दी जाएगी, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो इसमें 5 प्रकार से आपको नागरिकता अर्जन करना होता है। इसमें होता है कि एक जन्म से, ठीक है ना, इसमें है एक जन्म के आधार पे। तो यहाँ पे देखिए 1950, 26 जनवरी 1950, ठीक है ना, जन्म से जो है इसमें है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1 जुलाई 1987 के बीच में जो भी भारत में जन्मा है वो भारत का नागरिक है। उसके बाद में देखिए 1 जुलाई 1987 से लेकर के 2003 के बीच में, ठीक है ना, अगर कोई मतलब भारत में जन्मा है, लेकिन कोई भी माता या पिता में से कोई एक अगर भारत का नागरिक है, ठीक है ना, अगर भारत का नागरिक है तो वो जो बच्चा है वो भारत का नागरिक कहलाएगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, इसमें अंतर क्या है, जन्म से पहले वाला ये जो था 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 के बीच में जो भारत में जन्मा है, ठीक है ना, इसमें ये नहीं बता रहा है कि माता पिता यहाँ का नागरिक है कि नहीं है। लेकिन उसके बाद में जब 1987 के बाद में स्पष्ट हो गया कि माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद में 2003 के बाद में एक और अमेंडमेंट किया गया। इसमें ये अमेंडमेंट किया गया कि माता या पिता में से कोई भी, ठीक है ना, कोई भी भारत का नागरिक हो, लेकिन इसमें एक और चीज़ जोड़ा गया कि उसमें से कोई भी अवैध प्रवासी ना हो, तो इसको ध्यान में रखना है। 5 प्रकार से नागरिकता अर्जन की जा सकती है। तो हमने जन्म के आधार पर चर्चा कर लिया। अब हम वंशानुक्रम के आधार पर हम चर्चा करते हैं। वंशानुगत के आधार पे 26 जनवरी 1950 से लेकर के 10 दिसंबर 1992 के बीच में, ठीक है ना, 92 के बीच में अगर देश के बाहर कोई भी बच्चा जन्मा हो, अगर उसका पिता भारतीय नागरिक हो तो भारत का नागरिक कहलाएगा, ठीक है ना। मतलब कि उसका फादर अगर भारत का नागरिक है और कहीं भी जन्म ले ले तो वो वंशानुगत के हिसाब से वो भारत का नागरिक होगा। लेकिन 1992 के बाद में, ठीक है ना, इसमें एक और अमेंडमेंट किया गया कि केवल पिता ही क्यों, माता या पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो और कहीं भी वो जन्म ले, दुनिया के किसी भी कोने में वो जन्म ले तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। कोई भी बच्चा दुनिया के किसी भी कोने में जन्म ले तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा यदि उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। तो ये हो गया वंशानुगत के हिसाब से। उसके बाद में पंजीकरण के द्वारा इसमें देखिए
भारत का भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रहा हो, ठीक है ना। भारतीय मूल का व्यक्ति होना चाहिए। भारतीय मूल का मतलब कि उसका दादा परदादा कोई मतलब कि भारत का नागरिक रहा हो और कहीं जा कर के दूसरे देशों में बस गया हो, तो उसका मतलब उसका वंशज यहाँ पे फिर भारत का नागरिक बनना चाहता है तो वो आवेदन कर सकता है, लेकिन उसका शर्त है कि 7 वर्ष तक, आवेदन करने से पहले 7 वर्ष तक उसको भारत में रहना है, ठीक है ना। उसके बाद में भारतीय नागरिक से विवाहित व्यक्ति जो भारतीय आवेदन देने से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रहा हो, ठीक है ना।